हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हमारा रहेगा बेटा डी एंड एफ ब्लॉक। और इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं आपको। नंबर वन, एडवांस में बेटा एफ ब्लॉक में से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आते नहीं हैं, आई रिपीट, मैं ये नहीं कह रहा कि आते नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूं आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि हद से ज्यादा थ्योरी भरी हुई है, बहुत थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है वो। ठीक है ना, एफ ब्लॉक जो है बहुत ज्यादा थ्योरी वाला है। ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड, डी ब्लॉक जो है बेटा उसकी जितनी भी रिएक्शंस है, मैक्सिमम रिएक्शंस जो है वो हम कहीं ना कहीं सॉल्ट एनालिसिस में कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि सॉल्ट एनालिसिस को क्या करिए बेटा, अच्छे से करके जाइएगा, ताकि ब्लॉक केमिस्ट्री की मैक्सिमम रिएक्शंस आप पहले से ही कवर कर चुके होंगे। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको थ्योरेटिकल पार्ट करने को रह जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब डी ब्लॉक में से वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा बीच बीच में बताता जाऊंगा कि भाई ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं यहाँ पे लाया हूं आपके सामने। नो डाउट रिएक्शन बेस्ड तो होंगे ही, लेकिन थ्योरी बेस्ड, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। और वो मैं इसलिए लाया हूं बेटा क्योंकि वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और फ्री फोकट के नंबर आपको दिला के जाते हैं। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वो कौन से क्वेश्चन है, क्या है। तो कुछ इसी तरह का मैं आज कॉम्बिनेशन बना करके लाया हूं बेटा डी ब्लॉक का। स्पेशली डी ब्लॉक पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, एफ ब्लॉक के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे बीच बीच में, लेकिन हमें डी ब्लॉक पे ज्यादा फोकस करके जाना है। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, तरीका आपको पता ही है, तरीका आपको, मेथड आपको पता ही है। मैं सामने से इस तरह से हट जाया करूंगा। ठीक है। और आप क्या करेंगे बेटा, आराम से वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड देन मेरे साथ क्या कहते हैं, आप मैच करेंगे कि मैंने जो रिप्लाई दिया वो आपका आंसर उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड एज यूजुअल आप क्या करेंगे, मैं हमेशा देखता हूं बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, उसमें कमेंट करते हैं भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए या इतने क्वेश्चन गलत हुए। तो वो आप मुझे जरूर बताना कि भाई जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूं, अराउंड 40+ क्वेश्चन हैं बेटा, 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन लाया हूं। तो आप बताइएगा भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ओके, तो हर बार मैं यही करूंगा बेटा, मैं साइड में हो जाया करूंगा, आप वीडियो को आराम से पॉज करिएगा और 1 मिनट से ज्यादा का समय ना लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कहता हूं 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना है, वीडियो पॉज करना है, हद से हद 1 मिनट बस। और 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, तो मैं कहता हूं बहुत ही अच्छी बात है, समझ जाना कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही धमाकेदार चल रही है। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। बताओ भाई कौन से वो पेयर हैं जिनमें क्या कहते हैं आयंस जो होते हैं, जिनके जो आयंस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कैसे होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, एंड होपफुली अभी तक तो वैसे कर भी लिया होगा, आंसर भी निकाल लिया होगा। आइए देखिए, सीधी सी बात है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आई रिपीट, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बेटा कलर्ड होते हैं, यू मान करके चलो। तो अगर मैं Ni की बात करूं तो ये निकेल है अपना, यस आर नो। तो बेसिकली निकेल कैसा होता है, 3d8 4s2, करेक्ट। तो 3d8 4s2 होता है बेटा। तो यहां पे निकेल कितना है, +2 है। तो +2 का मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से उड़ा दिए, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से कॉपर को देख लीजिए, कॉपर +1 है यानी कि 3d10 है, और 4s1 जो है वो गायब हो गया, यानी कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। इसी तरह से स्कैंडियम को देख लीजिए, ठीक है ना, टाइटेनियम आ गया। चलो पहले टाइटेनियम को देखे लेते हैं। टाइटेनियम बेसिकली क्या कितना होता है, 22 होता है, यानी कि 3d2 एंड 4s2, करेक्ट। अब ये कह रहा है ये +3 है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ाओ, एक यहां से उड़ाओ, कितना बचा? एक बचा। तो टाइटेनियम +3 जो है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, करेक्ट। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये भी कैसा होना चाहिए? पैरा हो गया, और इसमें भी कलर अपीयर होगा। अच्छा, स्कैंडियम तो हम देख चुके हैं, नहीं देखा है, आओ स्कैंडियम भी देखे लेते हैं, लगे हाथों। स्कैंडियम +3, बेटा स्कैंडियम +3 3d1 और 4s2 होता है। 2 यहां से गए, एक यहां से गया, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। आई रिपीट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अच्छा, कोबाल्ट को भी देखे लेते हैं। कोबाल्ट कितना है? +2, तो 3d7 और 4s2, तो 2 यहां से गए, यानी कि d7, यानी कि यहां पे कितने बचे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। आई रिपीट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो जिस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आई रिपीट, जिस जिसके पास क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, बस उनको चेक कर लेते हैं। तो भाई निकेल के पास अनपेयर्ड है, यस और नो, लेकिन कॉपर के पास नहीं है, ये नहीं होगा। निकेल के पास है और टाइटेनियम के पास भी है, ये होगा। स्कैंडियम के पास नहीं है, टाइटेनियम के पास है, ये नहीं होगा। स्कैंडियम नहीं होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर कितना होगा? सेकंड होगा। अब मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपको तो सारी चीजें पहले से याद हैं, पता है ये वो लाइक दैट, हमें कैसे पता चलेगा ये जो आपने इतना जल्दी जल्दी बता दिया 3d7 4s2 ये वो। तो भाई ये मेंस खत्म हो चुका है, तो जो बच्चे मेंस दे चुके हैं, तो अब तो उनके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता करे बिना आप मेंस दे आए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इस तरह का डाउट है कि हाँ सर, अभी भी हमारे मन में इस तरह का डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तो आइए थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोबाल्ट है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 27 होता है। ये मैं पहले ही बता दूं, आपको ट्रिक बता रहा हूं, कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सा है, एक ट्रिक है। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहने का मतलब यह है सब पे तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुतों पे एप्लीकेबल है। तो भाई जितनों पे एप्लीकेबल है उन्हीं का फायदा उठा लिया जाए। तो 3d7 है, आप क्या करें? 27, आई रिपीट, ये कोबाल्ट जो होता है, क्या होता है बेटा? कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। आप इसको क्या कर दीजिए? फ्लिप कर दीजिए। आप इसको क्या कर दीजिए? फ्लिप कर दीजिए। तो ये 3d7 4s2 बन जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 27 था, आपने 3d7 4s2 कर दिया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। निकेल 28 होता है, हाँ होता है, फ्लिप कर दीजिए 3d8 4s2। इसी तरह से मान लीजिए जैसे कि अपना मैग्नीज होता है, 25 होता है, 3d5 4s2, यस और नो। इसी तरह से अपना जैसे आयरन होता है, 26 होता है, तो 3d6 4s2, यस और नो। हमने फ्लिप कर दिया, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से जैसे टाइटेनियम होता है, 22 होता है, 3d2 4s2। वेनेडियम होता है, 23 होता है, 3d3 4s2। सर व्हाट अबाउट कॉपर? सर व्हाट अबाउट क्रोमियम? ये वो फलाना ढिमाका? तो भाई मेरे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि दिमाग में कोई डाउट ना रहे। बेटा ये ट्रिक है, और ट्रिक सब पे एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, पहले ही बोल दिया मैंने। ये क्या है? एक सिंपल सी ट्रिक है, और ट्रिक हर एक जगह एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपकी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है, होपफुली वो सॉल्व हो गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state? तो जल्दी से बताइए भाई, कौन है, क्या है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो होपफुली आपने इतनी देर में आंसर सोच लिया होगा। जरा ध्यान से देखना भाई, ये 3d2 4s2 बता रहा है कि ये एटॉमिक नंबर 22 है।
3d3 4s2 बता रहा है ये 23 है। ये बता रहा है क्या कहते हैं कौन है, क्रोमियम 24 है। और ये बता रहा है कौन है, मैग्नीज, यस आर नो, यानी कि 25। तो 22 का मतलब टाइटेनियम, दिस इज वेनेडियम, हियर इज क्रोमियम एंड हियर इज मैग्नीज। ओके, टाइटेनियम मैक्सिमम कितना जा सकता है बेटा, +4, वेनेडियम मैक्सिमम +5, क्रोमियम मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बेटा, +6, और मैग्नीज मैक्सिमम जा सकता है +7। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा मैग्नीज। ये बात समझ में आ गई? फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, मैग्नीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनाइड्स। बहुत ही ये थ्योरी बेस है, मैंने कहा ना एफ ब्लॉक में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी बेस होंगे, तो उनके आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन नहीं आएंगे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, हो सकता है आ भी जाए, पूछ लिए जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरा ध्यान से देख लीजिए भाई, लैंथेनाइड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो होपफुली आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने भी पढ़ाया था बेटा, ठीक है ना, लिखवाया था, एंड दैट इज +3। क्या है बेटा, +3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका ये हो गया क्रोमेट हो गया और डाइक्रोमेट हो गया। तो अब ये बताना है कि यहाँ पे x और y क्या है, यानी कि आप सबको पता है कि जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में भी चेंज हो सकता है, और जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में भी चेंज हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, बस ध्यान रखना है कि ये एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है और ये बेसिक मीडियम में पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेते हैं और ट्रिक बना लेते हैं ए बी। क्या बना लेते हैं, ए बी। क्या मतलब, ए मींस एसिड और बी मींस बेस। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है क्रोमेट एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में। क्लियर है? अब यहां पे उल्टा दिखा रहा है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे ये X कौन है, OH है। X कौन है, OH है। और Y कौन है, क्रोमेट डाइक्रोमेट में कैसे, एसिडिक मीडियम में। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे फाइनली क्या आने वाला है भाई, OH माइनस कौन होगा, X, और H प्लस कौन होगा, Y। ये बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, जैसे ही मैं क्वेश्चन बदला करूं आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करें, ये बात ध्यान रखिए, मैं बार बार इस बात को याद दिलाता हूं, है ना, हाँ, लेकिन फिर भी अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन को चेंज करूं आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और देन उसके बारे में सोचा करें और फिर देखिए कि आंसर आता है नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज जो है वो किसमें एग्जिबिट करती है, Mn2O7 में। ये बात समझ में आ रही है? अब द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7, Mn2O7 में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो Mn2O7 के लिए क्या होगा। तो देखो भाई, ये बात तो सही है कि Mn2O7 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन एग्जिबिट करती है और वो कितनी है, +7। कितनी है, +7। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये Mn है, ये O है, ये Mn है। अच्छा, यहां 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 O O O, यस आर नो, कुछ याद आया? क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को? हाँ, तीनों तरफ। तो अब बात आती है कि इसको पढ़ते जाइए और देखते जाइए। Mn जो है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम। यस, ये टेट्राहेड्रल पोजीशन दिखाई दे रही है आपको। कैसी दिखाई दे रही है बेटा, टेट्राहेड्रल पोजीशन, करेक्ट। ये आपको टेट्राहेड्रल पोजीशन दिखाई दे रही है और इसी तरह से ये भी टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ठीक है। यहां थोड़ा सा सर्किल जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, हटाओ। तो ये जैसे ये टेट्राहेड्रल पोजीशन है वैसे इधर वाली भी टेट्राहेड्रल पोजीशन है, लाइक दिस। ओके, ये लो, क्लियर है भाई सभी को? तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, Mn ऑक्टाहेड्रल नहीं, गलत। क्या Mn
MN ब्रिज इसमें प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। क्या इसमें MN बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसका आंसर A और C दोनों सही जा रहे हैं, यानी कि A और C किस में देखने को मिले? 1 में देखने को मिले, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हाँ इन गैसियस स्टेट। कुछ कैटायंस आपको दिए हुए हैं और बोला गया है कि भाई बताओ कि उनके गैसियस स्टेट में, मतलब इस कंडीशन में जिसमें दिए गए, तो किन के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होंगे, यानी कि म्यू किन किन का सेम होगा। तो आइए वेनेडियम देखते हैं सबसे पहले। वेनेडियम सबको पता है 23 होता है, हाँ होता है। 3d3 4s2 होता है, हाँ होता है। लेकिन बात आ रही है वेनेडियम +3 की। तो वेनेडियम +3 की बात आ रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दिया, क्या बचा? 3d2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 2 यहां से गए, 1 यहां से गए, बात खत्म। वेनेडियम के बाद आता है बेटा क्रोमियम। 24 एटॉमिक नंबर है और 3d5 और 4s1 है। अच्छा मजे की बात, क्रोमियम यहां पे क्या है? ये भी +3 है। ओके, तो 1 यहां से गया, 2 यहां से गए, d3 बचा, यानी कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आयरन पर। किस पर चलते हैं बेटा? आयरन पर। 26 होता है, कितना होता है? 26। 3d6 4s2। अच्छा आयरन यहां पे कैसा लिया गया है बेटा? +2 लिया गया है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, तो क्या बचा? 3d6 बचा। और जब ये 3d6 बचा तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 4। निकल 28 यानी कि 3d8 और 4s2। देखिए थोड़ी सी तो हेल्प मिली ना वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, है ना? चलिए, तो 2 यहां निकल कितना? अच्छा +3 है। ओके, तो 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, तो Ni+3 में d7 सिस्टम बचा। अब आप ऐसे समझिए 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड, देन 6 7, यानी कि 2 तो पेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड बचे। तो यहां पे क्या हो गया बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे। तो फाइनली क्रोमियम और निकल जो हैं, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? सेम होगा। तो इसने यही पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ। तो भाई 2 आंसर आ रहा है, यानी कि निकल और क्रोमियम, आई रिपीट, निकल और क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा, बिकॉज इनके पास क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वापस से एक और अपना F ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, और मैंने पहले ही कहा था कि F ब्लॉक के जो क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरी बेस्ड ज्यादा रहेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसने क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है, यानी कि ये कुछ स्टेटमेंट इसने दे दिए हैं और बोला है कि बताओ भाई इसमें से करेक्ट क्या नहीं है। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? मैंने जिस समय मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने स्टार मार्क कराया था इस बात को। मैंने कहा था ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। ये जो होता है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, इसने बोला है कि ये लेस बेसिक होता है, जबकि सच्चाई है कि ये मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू लुटीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका जो है वो क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। अच्छा रही बात बाकी, भाई लेंथेनाइड सीरीज हो चाहे एक्टिनाइड सीरीज हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा होता है? साइज में कमी आ रही होती है। अच्छा, जो लैंथेनम होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, वो एफ ब्लॉक का नहीं होता है। तो लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, यस, ठीक है ना, रादर देन लैंथेनाइड सीरीज। यस, बहुत से होते हैं उसको कहीं कहीं पे कभी कभी दिखा देते हैं, आप उसको फाइनली डी ब्लॉक का ही कंसीडर करें। अच्छा, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हम्फनियम, टाइटेनियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जर्कोनियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज,
और हम्फनियम कौन सी हो गई बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहां से यहां जाने पे क्या होता है बेटा, साइज नो डाउट बढ़ता है, लेकिन यहां से यहां आने पे जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो कुल मिलाकर के ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो हमारा ये सारे स्टेटमेंट सही हो गए सिवाय पहले के। तो पहला वाला जो इसमें है वो क्या है बेटा, वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कुछ कैटलिस्ट और प्रमोटर की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया बना रहा है, और इसको हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन में देख लीजिए कि मॉलिब्डेनम को इसने क्या बोला है। आई रिपीट, मॉलिब्डेनम को इसने क्या बोला है, जल्दी से सोच लीजिए। तो होपफुली आप लोगों ने ध्यान दे लिया होगा इतनी देर में। देखिए आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन मॉलिब्डेनम क्या करता है बेटा, प्रमोटर का काम करता है। किसका काम करता है, प्रमोटर का काम करता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये हम पी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं, और जब डी ब्लॉक अपन लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैटलिस्ट की नेचर होती है, ठीक है ना, कैटालाइटिक नेचर होती है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो वहां पे भी इस चीज को बताया जाता है कि देखो यार, मॉलिब्डेनम जो है हेबर्स प्रोसेस में एज ए प्रमोटर काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, क्या, पोटाश एलम एज अ डबल सॉल्ट, ठीक है ना, बात सही है। पोटाश एलम क्या होता है, K2SO4, ठीक है ना, डॉट अपना क्या हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये डबल सॉल्ट होता है, बात बिल्कुल सही है। इट्स एक्वस सोल्यूशन शोन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो इसका एक्वस सोल्यूशन है वो क्या करता है। तो यार ये चीज हमने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन में भी हमने इस चीज को समझा था, और यहां पे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, पहले अच्छे से सोच लो कि क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखना। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, जब उठा करके इसको अपन ने किस में डाल दिया, पानी में, तो K प्लस भी मिलेगा, Al+3 भी मिलेगा, और SO4 2 माइनस भी मिलेगा। फाइनल आंसर तीनों मिलेगा, यस और नो। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब आप चेक करोगे, वाटर सैंपल लोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें पोटेशियम आयन भी पाए जाते हैं, इसमें एल्यूमिनियम आयन भी हो सकते हैं, इसमें सल्फेट आयंस भी हो सकते हैं। ओके, तो फाइनली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CrO3 डिसॉल्व इन एक्वस NaOH और क्या देता है, जल्दी से सोचिए क्या करता है। तो होपफुली आपने सोच लिया होगा। आइए जरा ध्यान से देखिए बेटा, CrO3 जो होता है नेचर वाइज एसिड होता है। कैसे पता, देखिए ये जो क्रोमियम है ये इस समय +6 में है, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और याद करो फैजांस रूल हम पढ़ते हैं, फैजांस रूल हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, बात समझ में आ रही है, सामने वाले को पोलराइज करने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी, नो डाउट इन इट, वो उतना ज्यादा क्या करेगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और उसमें एसिडिक नेचर आएगा। कोवेलेंट कंपाउंड यूजली याद करो, बता चुका हूँ, एसिडिक होते हैं, और जो क्या कहते हैं आयनिक होते हैं वो यूजली बेसिक होते हैं, ये बता चुका हूं मैं। तो CrO6 जो है वो एसिडिक है, और सामने कौन सज्जन बैठे हुए हैं, NaOH जो कि बेस हैं। तो NaOH और CrO3 एसिड और बेस मिलकर के आपस में क्या करेंगे बेटा, सॉल्ट बनाएंगे, और वो सॉल्ट होगा Na2CrO4 का। किसका, Na2CrO4 का। तो यहां पे फाइनली आंसर क्या होगा, CrO4 2 माइनस। क्या आंसर होगा बेटा, CrO4 2 माइनस। क्लियर है भाई सभी को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डी ब्लॉक का प्योर क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है, अल्ट्रा प्योर क्वेश्चन है डी ब्लॉक का। ऐसी चीजें डी ब्लॉक में ही देखने को मिलती हैं। उनका एक एलॉय वाला पार्ट होता है जिसमें इस तरह की चीजें याद रखने की होती हैं, ठीक है ना। और जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले ताकि आप
मतलब इस चीज का ध्यान रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, जो ऑर्नामेंटल गोल्ड होते हैं, यानी कि जिस गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, हाँ, वैसे तो आपकी इच्छा है आप उसको अप टू 92% तक भी क्या कर सकते हो, प्योर बनवा सकते हो। लेकिन ज्यादा प्योर गोल्ड में प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, वो गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो आसानी से टूट सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लाने के लिए हम क्या करते हैं, अदर मेटल्स को भी मिला देते हैं, ठीक है ना। आई रिपीट, अदर मेटल्स को भी उसमें, कॉपर, ब्रास, ऐसी चीजों को भी उसमें मिला देते हैं। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे 75% गोल्ड है। कितना परसेंट गोल्ड है भाई, 75% गोल्ड है। तो इस तरह का गोल्ड कितने कैरेट का होगा, क्या होगा, लाइक दैट। तो मैं आपको बता दूं, वो 18 कैरेट का होगा। कितने का होगा, 18 कैरेट का। घर पे मम्मी बोलती होंगी पापा से, क्या अजी सुनते हो, आओ जरा गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स बनवा दो, ठीक है ना। हाँ, तो 18 कैरेट का बात समझ में आ रही है। वैसे तो अलग अलग कैरेट चलते हैं, मतलब 18 कैरेट का अगर देखा जाए तो उसमें अप टू 75% तक गोल्ड होता है, 25% में अदर मेटल्स चले आते हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना, मतलब ये क्वेश्चन तो तुम्हें थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए। उसका रीजन है क्या, कि ये क्वेश्चन तुम अपनी मम्मी से भी पूछोगे ना तो वो भी बड़ी खुशी खुशी बता देंगी, हाँ बेटा 75% तक रहता है उसमें गोल्ड। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी भी बता देंगी, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है सोल्यूशन ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है ना, इस पर्पल कलर ड्यू टू। जरा ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, है ना। तो होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, MnO4 माइनस जो है वो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, क्यों? इसके पीछे सीधा रीजन, बहुत सीधा रीजन होता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर। किसका, क्या रीजन होता है इसके पीछे, चार्ज ट्रांसफर। तो ये आपका हो गया MnO4 माइनस, ओके। और यहां पे Mn कितना है बेटा, +7 है, ठीक है। और यहां पे O क्या है, -1 है। अब नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसकी En में थोड़ी सी कमी आ गई। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसकी En थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये शेयर हो गया। इसीलिए कहते हैं एक परिस्थिति कैसी भी हो, पॉजिटिव बने रहो, हिम्मत बनाए रखो। बात समझ में आ रही है ना। कहते हैं ना, पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव माइंड रखो, ठीक है ना। जैसे तुम्हें एडवांस तक अभी क्या करना है, अपना माइंड पॉजिटिव बना करके रखना है, और उसके बाद वो कितना पॉजिटिव रहेगा ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। चलो, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये जो En है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से थोड़ा सा इसमें अट्रैक्शन पावर बढ़ गई, नेगेटिव होने की वजह से इसमें En में थोड़ी सी कमी आ गई। तो ये क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, ये +7 उछल के कहां बैठ जाता है, +6 में चला जाता है। किस में चला जाता है, +6 में चला जाता है। अब जब ये +6 में चला जाता है तो इसको एहसास होता है कि मैं तो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी कि +7। देखो ये बात ध्यान रखना, पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में होता है कि नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, सॉरी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर की कम होती है। यहां उल्टा होता है, डी ब्लॉक में हायर की ज्यादा होती है, लोअर की कम होती है। तो +7 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +6। तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता, ये कहता है नहीं साहब हम तो +7 में ही सही थे। तो इसके लिए क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इधर वापस लौटा देता है। अब ऐसा करने से जो क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी जो भी वॉट एवर जो भी रिलीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, कलर अपीयर होता है। एंड दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को ही हम किस नाम से जानते हैं, चार्ज ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर चलता रहता है। अच्छा, ये दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है बेटा CTLM। क्या होता है, CTLM। CTLM का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है।
बात समझ में आ रही है? एक और भी होता है CTMM, यानी कि मेटल टू मेटल। क्या होता है बेटा? मेटल टू मेटल। बात समझ में आ रही है? तो कई तरह के होते हैं बेटा चार्ज ट्रांसफर। हमने जो समझे हैं, जो हमें समझने हैं, ध्यान रखने हैं, वो दो टाइप के रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पे ये भी हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन। फाइनल आंसर चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या आ रहा है? ओके, सेकंड आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। बोलो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए देखे लेते हैं। ये हमारा जस्ट इमेजिन पी ब्लॉक है, सॉरी पीरियोडिक टेबल है। ओके, और यहां पे क्या है बेटा? लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और यहां पे बीच में कौन बैठे हुए हैं? दो के दोनों। ठीक है ना, एफ ब्लॉक। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, अब आप ऐसे समझिए कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। रीजन देखिए, नंबर ऑफ शेल तो फिक्स है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आई रिपीट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो दोनों चीजें जो इस तरह से बढ़ती जा रही हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये डी जो है वो एस और पी के बीच में आ रहा है, तो पी वालों का ज्यादा आयनाइजेशन होगा, एस वालों का कम होगा। तो लेस देन पी यस, मोर देन एस यस, लेस देन एस नो, मोर देन पी नो। फाइनल आंसर 1 and 2। क्लियर है भाई? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी के मैंने एक एक एलिमेंट के सारे ट्रेंड्स बताए हुए हैं, एक बार डी ब्लॉक जरूर पढ़ के देख लेना। मैंने उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन हर एक एलिमेंट के ग्रुप वाइज ट्रेंड बताए हैं कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। ये सारी चीजें मैंने उसमें क्लियर की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बात बिल्कुल सही है भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा होती है। एस ब्लॉक में कम होती है, पी ब्लॉक में भी कम होती है, एफ ब्लॉक में भी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन डी ब्लॉक में तो भैया सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है? जल्दी से देखो भाई। हाँ, जल्दी से देखो क्यों होती है। शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो जल्दी जल्दी जल्दी। तो होपफुली आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। भाई डी ऑर्बिटल है इसलिए होती है, और कोई क्या लॉजिक है? बहुत सीधा सा है कि डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर नॉट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। गलत, वेरिएबल ऑक्सीडेशन तो शो करती हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन, गलत, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, नहीं। तो डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल होने की वजह से ऐसा होता है। तो डी ऑर्बिटल्स आप ऐसे समझिए कि एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बेरिलियम बेचारा क्यों नहीं बना पाता कॉम्प्लेक्स? क्योंकि आई रिपीट, क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। बात समझ में आ रही है? अगर बेरिलियम से बोला जाए कि भाई तुम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना पाते, क्या कमी है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे पास, यूं नहीं बोलेगा मेरे पास मां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो क्या बोलेगा? मेरे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, बोले मैग्नीशियम तुम बना लेते हो, तुम्हारे पास क्या है? तो वो ये नहीं बोलेगा मेरे पास मां है, नहीं, मेरे पास डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये बोलेंगे मेरे पास डी ऑर्बिटल है, इसलिए हम बना लेते हैं। बेरिलियम बेचारा डी ऑर्बिटल नहीं है, नहीं बना पाता। एनीवेज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई, द मेटल विच डज या डू नॉट फॉर्म अमलगम इज ओब्लिक आर। जब मैंने मेटलर्जी पढ़ाई थी उस समय भी ये क्वेश्चन आया था, और क्योंकि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसलिए मुझे ये क्वेश्चन यहां भी रखना पड़ा।
डी ब्लॉक में भी रखना पड़ा। याद करिए वो कौन से मेटल होते हैं जो अमलगम बनाना पसंद नहीं करते। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। अब आइए मैं बता देता हूं। देखिए अमलगम का मतलब क्या है। Hg जो होता है मेटलर्जी के दौरान मेटल के पास जाता है और उसको अपने साथ डिसॉल्व करके उसकी इम्प्योरिटी से उसको अलग कर लेता है। बात समझ में आ रही है। एक तरह का ये एक्सट्रैक्शन होता है कि Hg गया कमांडो की तरह और मेटल से बोला चिंता नहीं करने का, मैं तेरे को इन सब इम्प्योरिटी से अलग कर लूंगा। उसको अपने अंदर डिसॉल्व किया और लेकर के चलता बना। लेकिन ये कुछ को नहीं कर पाता है क्योंकि इनके साइज जो होते हैं जिस तरह के रहते हैं वो इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। दैट्स ऑल। तो आपको ध्यान रखना है भाई, आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन, आई रिपीट, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये अमलगम बनाने पे बिलीव नहीं करते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए जरा देखते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, एमंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद करिए ये सारी चीजें भी मैंने उस समय आपको जब पढ़ा रहा था तो बताई हुई थी। बहुत से बच्चों को लगता है कि यार मैग्नीज जो होता है, आई रिपीट, वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होगा या डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होगा। गलत। ऑस्मियम और रूथीनियम जो है बेटा ये +8 तक शो करते हैं। अच्छा, उसी का अपना भाईबंध है आयरन, Fe, वो कहां तक शो करता है बेटा, मैक्सिमम +6 तक ही शो करता है। तो फेरस, आयरन यानी कि रूथीनियम और ऑस्मियम, फेरस, या फिर रूठे ओसामा या ओबामा, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देख लेना। ये आयरन है जो +6 तक जाता है, ऑस्मियम और रूथीनियम जो है वो +8 तक जाते हैं। तो क्या मैग्नीज इस समय अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में है? नो। ऑस्मियम है, हाँ। रूथीनियम है, हाँ। फिर आयरन है, हाँ। आंसर 2, 3, 4, हाँ। बात खत्म। सिंपल, क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलते हैं। एक कंपाउंड है किसका, मर्करी, ठीक है ना, यूज इन कॉस्मेटिक, आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन जो होती हैं उनमें पाया जाता है और इसका नाम होता है वर्मिलियन। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो भाई जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पिछले कई सालों से, याद दिला दूं, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। जब कुछ कॉमन नेम देकर के कंपाउंड्स पूछ लिए जाते हैं तो ये उसी में से एक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि वो वर्मिलियन कौन है, कोई और नहीं, वो HgS है। वो कौन है बेटा, HgS। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ाते हैं, याद करो। एक एसिडिफाई क्रोमिक एसिड हमने लिया है, ठीक है ना, और एसिडिफाई हमने डाइक्रोमेट, एसिडिफाई हमने क्रोमेट लिया है। वहां पे छोड़ो क्या लिखा है, जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करो। एसिडिफाई क्रोमेट हमने लिया है, बात समझ में आ रही है। ओके, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है, साथ में वाई भी बनता है। वो एक्स और वाई कौन है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से। यहां पे आप 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा वही समय लेंगे जिन्होंने सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ा है। अगर सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है तो वो तो इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकेंड्स भी मुश्किल से ही लेंगे, वो तुरंत आंसर बता देंगे कि भैया एक्स यहाँ पे ये है। देखिए वाई तो सबको पता है, सब में H2O ही दिया है, बस एक्स ही हमें पहचानना है कि वो एक्स कौन है। तो होपफुली इतनी देर में आपने आंसर निकाल लिया होगा कि वो कौन है। आइए हम भी देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये K2CrO4 है बेटा, जस्ट इमेजिन, या Na2CrO4 है, वॉटएवर, और ये मैं H2SO4 लाया। बात समझ में आई, क्या लाया, H2SO4 लाया, दोनों को रिएक्ट कराया, K2SO4 बनाया,
और H2CrO4 अलग हो गया। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक काम और भी होता है कि जो अपना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो फाइनली ये H2CrO4 H2O प्लस CrO3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो CrO3 है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कांटेक्ट में आया। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमने ब्रेक कराया, ठीक है ना। तो H2O2 जो है वो ब्रेक होगा। आई रिपीट, H2O2 क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा H2O प्लस O में। और ये CrO3 और ये O, ठीक है, फाइनली किस में ब्रेक हो जाए, बन जाएंगे CrO5 में। अच्छा, यहाँ पे 2 O हैं, यहाँ एक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें मैं इसी तरह से मैकेनिज्म के थ्रू आपको हमेशा समझाता था, आपको पता ही है। अब यहाँ पे जो CrO5 बना है बेटा, याद करो, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, परऑक्सी लिंकेज होते हैं। और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनने की वजह से, एंगल स्ट्रेन आने की वजह से हो क्या रहा है, ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे एमाइल अल्कोहल। ये इसके साथ क्या करता है बेटा? एडक्ट बना लेता है और CrO5 उसकी प्रेजेंस में बना रहता है। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो यहाँ CrO5 भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है, बनते ही डिसअपियर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो बेसिकली ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट को आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट है। याद करो, मैंने जिस समय क्रोमेट डाइक्रोमेट पढ़ाए थे उस समय ये मैंने पूरा पढ़ाया था। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट को आइडेंटिफाई करने का ये एक तरीका है, जिसमें एक येलो कलर सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो क्रोमेट था। और बनने वाला कंपाउंड पेरोक्साइड था क्रोमियम का, CrO5, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, आर यूजली कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। बट जिंक जो है डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ, जिंक जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, उसकी केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है +2। रीजन बड़ा सीधा सा है कि इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D10 4s2 होता है। तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पूरी तरह से भरे हुए होते हैं और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर ये n हो गया तो ये n-1 हो गया, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो 2 हो गया। ये बात समझ में आ गई? फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। क्लियर है सभी को? होपफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज इन फायरवर्क्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। फायरवर्क्स में इनका यूज किया जाता है कलर के लिए, एक्सप्लोजन के लिए, ठीक है ना। ग्रीन कलर किस वजह से मतलब जो फील आता है, दिखाई देता है? तो हमें अमोनियम डाइक्रोमेट पता होना चाहिए कि ऑन हीटिंग ब्रेक कैसे होता है। तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है साहब, ऑन हीटिंग ब्रेक कैसे होता है? देखिए, डाइक्रोमेट जो होता है Cr2O7, वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इस अमोनियम आयन को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। तो ये तो N2 में कन्वर्ट हो गया, N2 में ऑक्सीडाइज होके ये अमोनियम आयन N2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज होके। कितने हाइड्रोजन? सर 4। गलत, 4 ये 2, यानी कि 8 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 हाइड्रोजन का मतलब हुआ 4H2O। अब 4H2O के लिए 4 O तो लाओगे ना भाई, 4H2O के लिए 8 हाइड्रोजन तो वहां से आ गए, 4 O जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Cr2O7 2-। ओके, तो 7 ऑक्सीजन थे, कितने चले गए? 4। यस और नो? ओके, बचे कितने? 3 और 2 क्रोमियम। तो मेटल की तो वैसे भी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है,
किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की। एलिंगम डायग्राम हम पढ़ के आए हैं, मेटलर्जी हम पढ़ के आए हैं, उसमें हम पढ़ते ही हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है, खासकर जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं उनकी एफिनिटी तो बहुत ही ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं वो एफिनिटी में कमी आती जाती है। तो अल्टीमेटली CrO3 बन जाएगा और इसी के बनने की वजह से ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया Cr2O3 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, which is a liquid at room temperature having high specific heat, less reactivity than फलाना ढिमाका। देखो इसमें एक इतनी शानदार चीज दी हुई है जिसके बाद कुछ पूछने को रह ही नहीं जाता। ये बात समझ में आ रही है? याद करिए जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने पी ब्लॉक जो ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था तो उस समय भी बताया था कि रूम टेम्परेचर पे, आई रिपीट, रूम टेम्परेचर पे गैलियम और आप, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, दोबारा बोले देता हूं। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन, ठीक है, और Hg लिक्विड में होते हैं, और रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दो 29 डिग्री 30 डिग्री तक, तो गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई सभी को? ओके, तो भाई मेरे ध्यान रखना, यहां पर उसने एक बहुत शानदार चीज बोली कि यार रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। दूसरा ये भी पता चल गया कि उनके जो मेटल हैलाइड्स होते हैं वो थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं ऑन हीटिंग। तो याद करो, हम तो कहते ही हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी वॉलेटाइल मेटल्स होते हैं, लिखवाता हूं, क्वाइन मेटल, वॉलेटाइल मेटल, ये सारी चीजें मैंने लिखवाई हुई हैं, क्वाइन मेटल, वॉलेटाइल मेटल, नोबल मेटल, ये सारी बातें मैंने लिखवाई हुई हैं। बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज Hg होगा। फाइनल आंसर क्या होगा लाला? Hg होगा। ये बात समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये देखिए, क्वाइनेज मेटल क्या होते हैं भाई, अभी बताया, ठीक है ना, जल्दी से सोचिए क्वाइनेज मेटल क्या होते हैं। तो होपफुली आपने सोच लिया होगा। आइए देखिए, क्यों आगे आऊं, बात समझ में आ रही है? क्यों आगे आऊं? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्लियर है भाई? ये कॉइन मेटल्स होते हैं जो कॉइन बनाने के काम आते हैं। एक जमाना था जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे, अब तो बंद हो गए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास भी हो तो मुझे भिजवा दीजिएगा, मेरे को कलेक्शन का शौक है, मैं रख लूंगा, आपके किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है ना। सिल्वर और गोल्ड के हो तो भिजवाना, बाकी कॉपर के अपने पास ही रख लेना, कुछ कलेक्शन आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है ना। सिल्वर गोल्ड के सिक्के मेरे को दे देना, मैं भी कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये कॉइन मेटल्स में, मतलब एज ए कॉइन मेटल कंसीडर होते हैं, लेकिन साथ में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कंसीडर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको देखो दो वजहों से कहा जाता है। जिन भी एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है ना, उनको दो वजहों से बोला जाता है। कैसे? जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहां लिखे देता हूं CuAg और Au। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुतों के मन में एक डाउट होता है, क्या कि यार आखिरकार ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है। जरा ध्यान से देखना, इसके पीछे एक ओल्ड थ्योरी है और एक नई थ्योरी है। मैं आपको दोनों ही कंसेप्ट बताए देता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया और ये एफ ब्लॉक हो गया। ओके, देखिए होता क्या है, हाँ, सुबह होती है तो रात भी होती है, सुबह होती है, दिन भी होता है, शाम भी होती है, रात भी होती है। यस आर नो? हम डायरेक्ट नहीं बोल देते कि सुबह से रात हो गई, ऐसे नहीं बोल देते। हम क्या बोलते हैं भाई, सुबह भी हुई, फिर दिन भी हुआ, फिर शाम भी आई,
और फिर रात भी आई। ये बात समझ में आई? दिन और रात का ट्रांजिशन कौन है? शाम। यस और नो? दिन और रात की ट्रांजिशन फेज कौन है? इवनिंग। यस और नो? शाम। और रात और दिन का ट्रांजिशन फेज कौन है? सुबह। तो उसी तरह से क्या होता है, जब हम एस से पी पे जा रहे हैं तो बीच में डी आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एस से पी अचानक मेटल से नॉन मेटल हो गया, बीच में एक ट्रांजिशन फेज भी आएगा। तो वो ट्रांजिशन फेज जो आता है वो डी वालों में देखने को मिलता है। इनमें बहुतों में मेटेलिक के साथ साथ कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, मगर आप इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि फिर डी ब्लॉक एलिमेंट को आप क्या करो, मेटलॉइड बोल दो, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि धीरे धीरे प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब ये कंसेप्ट जो था थोड़ा मतलब डाइजेस्ट हो तो रहा था लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें फिर यही वाली बात मन में आ जाती कि फिर तो इसको मेटलॉइड घोषित कर देना चाहिए। नहीं, तो हुआ क्या, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर एनालिसिस हुआ। तो जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर एनालिसिस हुआ तो उसमें निकल के आया कि भैया डी ब्लॉक केवल ये नहीं है कि एस और पी के बीच में आ गए इसलिए ट्रांजिशन हो गए, नहीं, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बात समझ में आ रही है? हाँ, और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, बहुत तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर है? इसलिए इनको ट्रांजिशन बोला जाता है। आप ऐसे सोचिए कि यहां से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर बढ़ी, कहां से? एस से। कहां पे पीक पे गई? डी पे। और फिर वापस से पी पे आकर के क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि एस वालों पे धीरे धीरे नेचर बढ़ी, कहां तक बढ़ी? डी ब्लॉक पे। और फिर डी से जैसे ही पी पे गए तो कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर क्या हो गई? कम हो गई। यहां से कलर्ड कंपाउंड बनाने की नेचर बढ़ी, डी पे कहां गई? पीक पे गई, फिर क्या हो गई? कम हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांजिशन का मतलब लाला सिर्फ यही नहीं है कि मतलब मेटल से नॉन मेटल बन रहा है और मेटलॉइड बोल दो और ट्रांजिशन हो गया, नहीं। अरे भाई, बहुत सी प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है। इसके मेटल्स जो होते हैं एस ब्लॉक के बहुत कम देखने को मिलते हैं, अगर कोई कैटलिस्ट या प्रोमोटर की तरह काम कर रहा हो। इसके बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, फिर इनके वापस से कम देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन जो हो रहा है एस से पी की तरफ जाने पर, वो डी में क्या आ रहा है बेटा? पीक पे आ रहा है। ये एस है, ये पी है, और ये क्या है बेटा? डी है। तो प्रॉपर्टीज का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कुछ इस तरह का हो रहा है। तो केवल प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन बस यही नहीं होता कि मेटल से नॉन मेटल हो गया तो बस हो गया ना। अरे बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, अकेले मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कई तरह से मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। होपफुली ये आपको एक्सप्लेनेशन में बड़ा मजा आया होगा, होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्यों बोला जाता है। तो मैंने आपको दोनों तरह की थ्योरी बता दी कि पहले क्या माना जाता था, फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई, आगे क्या माना गया। चलिए अगला, आयरन बिकम पैसिव बाय दिस 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 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस दिस दिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने सॉल्ट एनालिसिस मुझसे पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग पहले तो वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, फिर मैं आराम से बताऊं इसका आंसर क्या है। चलिए, तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए, ऑल क्रिमिनल फ्री, ऑल क्रिमिनल फ्री कोलकाता निकल भागे, कोलकाता निकल भागे, ठीक है ना। ऑल क्रिमिनल फ्री कोलकाता निकल भागे, ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं। इन मेटल्स को हम क्या करते हैं बेटा, मान लो जैसे ये अपना क्या है, एक बीकर है और इसमें क्या भरा हुआ है, हाईली कंसंट्रेटेड HNO3 भरा हुआ है।
बात समझ में आ रही है? 80% HNO3। एक होता है 70-26, ये होता है 80, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। ओके, अब जब इसमें किसी मेटल को डालोगे तो ये मेटल क्या करेगा, इसमें जाने के बाद अपने चारों ओर मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये ठीक वैसी कंडीशन है कि भाई घर से बाहर निकले, बरसात शुरू हो गई, रेनकोट अपन ने क्या किया, पहन लिया। तो अब रेनकोट एक तरह की मेटल ऑक्साइड की क्या हो गई बेटा, लेयर हो गई। पानी क्या हो गया, कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया 80%, और आप कौन हो गए, मेटल। तो भीगने में मजा तो आता है, आई रिपीट, भीगने में मजा तो आता है, लेकिन कहीं निकले हो, हाँ जा रहे हो और चाहते हो कि भैया कपड़े ना भीगे ना गंदे हो, आपने तुरंत रेनकोट पहन लिया। तो मेटल रिएक्ट तो करना चाहता है, लेकिन उसके चारों ओर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की चारों ओर क्या होती है बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और वो लेयर क्या करती है, फर्दर मेटल को डिसॉल्व होने से बचा लेती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मेटल क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, फलाना फलाना एसिड के सामने। तो 80% कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर आप क्या कहते हैं, मतलब रिएक्ट कराओगे, तो इस तरह का ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी आयरन की, है ना, और वो आयरन को फर्दर मिक्स होने से रोक लेगी, मतलब रिएक्ट करने से आई मीन रोक लेगी। तो ये वो मेटल्स थे जो मैंने आपको बताए भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है कैसा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जनाबे अली ने बेकार गाया, हाँ या ना, पंजाबी सॉन्ग आते सब लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, और ये नेचर वाइज कैसा है बेटा, बेस। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3। Fe2O3 बेस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग इसको गलती से एम्फोटेरिक मान लेते हैं क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन है, और पढ़ाते समय क्या होता है, बोल दिया जाता है कि ज्यादातर +3 +4 वाले एम्फोटेरिक होते हैं डी ब्लॉक में। गलत, हर कोई +3 +4 एम्फोटेरिक नहीं होता। Fe2O3 उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये भी +3 है लेकिन ये बेस है। इसी तरह से एक और भी चीज पढ़ाई जाती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में जिनकी होती है वो सब कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, और इस चक्कर में V2O5 को एसिड बोल दिया जाता है। एक्चुअल में बेटा ये एम्फोटेरिक होता है, ये क्लोज टू एसिडिक होता है। आप ये कह सकते हैं ये क्लोज टू एसिडिक होता है, लेकिन ये एक्चुअल में कंप्लीट एसिडिक नहीं होता, ये एम्फोटेरिक भी होता है, यानी कि ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन, मतलब आप बता सकते हैं एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन देने में कैपेबल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्या आता है भाई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, हाँ भाई किनके थ्रू इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाया जाता है, जल्दी से सोचिए कौन है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने में कैपेबल होते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब आइए शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये मान लीजिए मेटल जो होते हैं क्या होते हैं भाई, इस तरह से आपस में पार्टिकल्स के थ्रू एसोसिएट होते हैं, यस और नो, ओके। अब हो क्या रहा है कि ये मेटल जब इस तरह से जुड़ जाते हैं तो इनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस बनती है जिनको हम वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इन वॉइड्स में, इन ब्लैंक स्पेस में कोई भी अदर एलिमेंट, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, आकर के ट्रैप हो जाता है। आई रिपीट, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये आकर के क्या हो जाते हैं बेटा, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। नोबल गैसेस भी होती हैं जो क्लेथरेट कंपाउंड जिनको बोलते हैं, वो H2O के बीच में फंस जाते हैं, है ना।
इसी तरह से नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो मान लो इनके बीच में ये आयरन है और इनके बीच में कौन ट्रैप हो गया, कार्बन ट्रैप हो गया। तो मिलकर के मैंने क्या बोल दिया, Fe3C बोल दिया। तो इसको याद करो, अपन बोलते हैं सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट। बात समझ में आ रही है। तो ये सीमेंटाइट बनकर के तैयार हो गया Fe3C। हमने मेटलर्जी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनमें ये खासियत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा कैल्शियम को मैंने क्यों नहीं बोला, भाई बड़े बड़े एटम होंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़े एटम होंगे, बड़े बड़े वॉइड्स होंगे, तो उनमें अगर कोई एलिमेंट जाएगा तो वो ट्रैप नहीं हो पाएगा, वो जाएगा आराम से घूम के आएगा, निकल जाएगा वापस। और छोटे वालों में क्या होता है, वो क्या कहते हैं, अंदर वहीं पे जाकर के ट्रैप हो जाता है। क्योंकि ये तो मानते हो ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा, साइज कम होता है, नीचे आने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है ना। तो कैल्शियम एल्शियम जो है वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करने में रह जाते हैं बेटा, छोटे छोटे गेम कर जाते हैं। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के क्या होता है बेटा, ये चीज समझ में आ गई कि इंटरस्टिशियल जो होते हैं वो ज्यादातर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इस तरह के कंपाउंड बना लेने की। आगे साहब, इन द रिएक्शन ऑफ दिस, ठीक है ना, पूछा क्या है इसने, इन द रिएक्शन ऑफ दिस एम, अच्छा एम पूछा है, ओके जस्ट ए सेकेंड। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि यार पूछा क्या है, मेटल एम कौन है। देखिए रिएक्शन देख करके ही पहचानने में आ रहा है कि ये डी ब्लॉक में भी बताई जाती है और मेटलर्जी में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपको याद हो तो, और वो ना याद हो तो अभी याद आ जाएगी, जैसे ही मैं वो लाइन बोलूंगा तुरंत आपको याद आ जाएगी कि इनऑर्गेनिक क्या है। इनऑर्गेनिक गेम है सीक्वेंस का। जिस बच्चे ने इस समय मेटलर्जी अच्छे से पढ़ी होती, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होता, वो इन क्वेश्चंस को अभी तक तो घोल के पी गया होता। वो सिर्फ यहां पे देख लेना, ऐसा बच्चा जानते हो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, हाँ सर मजा आ गया, पूरा रिवीजन हो गया। किसका, मेटलर्जी का और सॉल्ट का। क्योंकि बेटा सॉल्ट एनालिसिस, फिर कह रहा हूं, एक बैकबोन है ब्लॉक केमिस्ट्री की। अब आप सोचते होंगे मैं भाई बार बार ये बात क्यों कहता हूं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री को निपटाने की कोशिश करते हैं विदाउट सॉल्ट एनालिसिस, और किया भी होगा। बहुत से लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, इवन टीचर भी क्या करते हैं बेटा, बिना सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाए आपको डायरेक्ट ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, और वो आपको देते हैं स्लो पॉइजन। वो स्लो पॉइजन होता है किसका, ट्रिक का। वो क्या करते हैं, आपको ट्रिक्स बताते हैं कि बेटा इस तरह से रिएक्शन को रट लो तुम, ठीक है। उस समय आप, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको चाहिए टीचर से सब्जेक्ट कम। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है ऑनलाइन में 100 में से 90 बच्चे टीचर से चाहते हैं जादू, मैजिक। कैसा मैजिक चाहते हैं, टीचर कुछ ऐसा बोल दे, टीचर कुछ ऐसा लॉजिक दे दे, टीचर कुछ ऐसा ट्रिक बता दे कि सारा सब्जेक्ट घोल करके मेरे दिमाग में सेट हो जाए। ये एक्चुअल में होता क्यों है, ये उनकी सोच होती है। बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है, दिमाग में ऐसे ही चलता है। क्या, मैं तुम्हें एक सिंपल सी लाइन बताता हूं, बहुत सिंपल सी लाइन बताता हूं। एक वीडियो मैंने निकाला, ठीक है, और उसका बाई चांस ऐसा कोई मेरा मतलब मन नहीं था, ऐसे ही कोई मेरी सोच नहीं थी, ऐसे ही कोई प्लानिंग नहीं थी, बाय द वे ऐसा हो गया क्या कि उसमें मैंने ये बोल दिया कि भाई मिनिमम टाइम में इनऑर्गेनिक को कैसे कवर किया जाए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस या पता नहीं क्या था, सीक्रेट ऑफ आईओसी, है ना, कुछ इस तरह का वीडियो निकाला। अब साहब वो जहां पे गया, देखते देखते उसमें खतरनाक व्यूज आ गए। ये चीज किस चीज को बताता है, वीडियो तो भाई हमेशा निकलते हैं, सबके निकलते हैं, शॉर्ट्स तो सबके आते हैं, अचानक उसको इतना क्लिक कैसे हो गई वो चीज, अचानक ऐसे उसमें रॉकेट कैसे लग गया, सिर्फ उसके हेडिंग की वजह से, सिर्फ उसके हेडिंग की वजह से। क्यों, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ऐसी है,
आपको लगता है कि टीचर कुछ बस ऐसा बोल दे कि पूरा सब्जेक्ट हमारे दिमाग में घुल जाए। एक बात ध्यान रखना बेटा, टीचर के पास, किसी के पास कोई ऐसा मैजिक नहीं होता। नंबर वन, जो एक लाइन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दे, ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं। नंबर वन। नंबर सेकंड, हाँ, ये सिर्फ ये दिखाता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर के अभी भी बहुत भय है, बहुत डर है, और आप अभी भी कोई शॉर्टकट ढूंढते हो, और सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ये बात ध्यान रखना। मेहनत करोगे तभी बात बनेगी, सेल्फ स्टडी करोगे तभी बात बनेगी भाई। बहुत बड़ा अंतर होता है बेटा, बहुत बड़ा अंतर। क्या? एक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट में। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन यकीन मानो दवा भी कड़वी होती है लेकिन फायदा बहुत दिखाती है। ठीक है, तो इसलिए मेरी बात पे विचार करिएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों में सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर होता है। हाँ, ऑनलाइन वाला बच्चा बोलता है मुझे मैराथन करा दो, मुझे वन शॉट दे दो, मुझे पीवाईक्यू दे दो, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, मुझे कुछ शॉर्ट में थ्योरी दे दो, मुझे पीवाईक्यू, मुझे बीके क्यूज दे दो, मुझे क्यूएसपी दे दो, एक लिस्ट बना करके दे दो। बस सारी चीजें वो टीचर से चाहता है, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ दे दो। ऑफलाइन का बच्चा क्या कहता है? ऑफलाइन का बच्चा कहता है मैंने रिवीजन कर लिया, मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, मैं पीवाईक्यू करूंगा, मैं अपने बीके क्यूज करूंगा, भविष्य के क्वेश्चन जो आपने बताए हुए हैं उनको मैं करूंगा। ठीक है, मैं क्या कहते हैं अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपने फंडे, मैं अपनी ट्रिक्स खुद तैयार करूंगा। वो टीचर पे डिपेंड नहीं होता, वो सारी चीजें खुद अपने दम पे करना चाहता है। और जो सेल्फ स्टडी करता है ना बेटा, अपने दम पे जो करता है स्टडी, असल में देखा जाए तो सिलेक्शन उसका होता है। जो सेल्फ स्टडी करेगा, अब वो भले चाहे ऑनलाइन का बच्चा हो, भले चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाला यानी कि पढ़ने वाला बच्चा तो बेटा, हाँ, हेलोजन में क्या, दिए की रोशनी में भी पढ़ लेता है। और सबसे शानदार बात सबसे शानदार बात, दया आती है, हंसी आती है कुछ बच्चों पे मुझे, हाँ, और मुझे नहीं, हर एक टीचर को आती है। हाँ, पूरा लेक्चर भी देखेगा, पढ़ेगा भी, सब कुछ करेगा, एंड में एक क्वेश्चन पूछेगा, फला फला सर ने जो पढ़ाया है, ऑनेस्टली बताइएगा, क्या इनका पढ़ाया हुआ एडवांस में आता है? क्या इन्होंने एडवांस लेवल का पढ़ाया है? भाई यहां पे नौटंकी करने टीचर थोड़ी ना आया है, हैं? यहां पे टीचर पढ़ाने ही आया है, समझे? हाँ, तो ये चीज जो क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क, जो ऑनलाइन बच्चे के दिमाग में होता है, कैसे होता है मुझे आश्चर्य होता है कि मतलब कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन ये टैलेंट, अद्भुत टैलेंट हमारे ऑनलाइन के बच्चे में पाया जाता है। जबकि ऑफलाइन का बच्चा शक्ल देख करके ही चुप बैठ जाता है, बोलता है भैया शक्ल से साफ दिखाई दे रहा है कि लंबा अच्छा खासा इसको तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है भैया, भयानक वाला एक्सपीरियंस है। हाँ, उसको उसको सिर्फ शक्ल से समझ में आ जाता है कि भैया ये टीचर शक्ल से दिखाई दे रहा है कि इसका भयानक वाला एक्सपीरियंस है, मुझे इससे पढ़ना है, मुझे इससे समझना है, यही मेरी नैया पार लगाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई जो सेल्फ स्टडी करता है उसको किसी मोटिवेशनल नामक, ठीक है ना, अमृत या पीवाईक्यू जैसे अमृत की जरूरत नहीं होती है। वो अपने दम पे, क्या मेंस क्या एडवांस, जिंदगी का हर एग्जाम अपने दम पे फोड़ देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस क्लिप को कहीं पे, ये जो मैंने इतनी देर प्रवचन दिया है, इसको एक आध बार जब भी तुम्हें लगे ना, लाइफ में लगे कि तुम किसी और पे डिपेंड हो रहे हो, तो इस लाइन को, इन चीजों को दोबारा से एक बार सुन लेना, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये वो रिएक्शन है बेटा जो हम मेटलर्जी में पढ़ के आ चुके हैं। तो जिस बच्चे ने
ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले मेटलर्जी पढ़ी, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा, वो इन रिएक्शंस को आराम से देख के हंस रहा होगा कि अबे यार ये तो वही है। बाय द वे ये बता दूं, यहाँ पे M कौन है बेटा, Ag और Au है, दोनों के लिए सेम रिएक्शन होती हैं, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। नाम बता देता हूं, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के नाम से आता है। ठीक है ना, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड के नाम से ये प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। होपफुली आपको याद आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिवली। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, नहीं पता है तो नहीं बता सकते हो। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि इस तरह के कई तरह के क्वेश्चन ऐसे पहले भी पूछे जा चुके हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम ए किसका होता है भाई, ऑब्वियसली किसका होता है, जिंक का होता है, उसमें भी क्या कहते हैं जिंक देखने को मिलता है। अच्छा, और जैसे साइनोकोबालेमिन जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं, किसका होता है भाई, क्या कहते हैं वो कोबाल्ट का होता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है, किसका होता है भाई, आयरन का होता है। क्लोरोफिल के बारे में पूछा जाता है, किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो उसी तरह से इंसुलिन हीमोग्लोबिन किसके होते हैं भाई, जिंक और आयरन के होते हैं रेस्पेक्टिवली। जिंक इंसुलिन और आयरन हीमोग्लोबिन। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इंसुलिन जो है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स, किसका कॉम्प्लेक्स है, जिंक का, और आपका क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, आयरन का। ओके, तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करके जो होती है ना चीजें, उनमें इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। पिछले वाले की तरह ये भी एक तरह का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और मीटर स्केल है मेड अप ऑफ एलॉय, किस एलॉय का बना होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इनवार करके एलॉय होता है, और ये आयरन निकल का एलॉय होता है। किसका होता है बेटा, आयरन निकल का एलॉय होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब मेमोरी बेस है, आपको याद होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कंपाउंड दिए हैं, CuF2 दिया है, CuCl2 दिया है, CuBr2 दिया है। पूछा है भाई कौन आयनिक है, कोवेलेंट है, क्या है, लाइक दैट। तो देखो यार, CuF2, CuCl2, CuBr2, करेक्ट। कॉपर भाई साहब तो सेम है, +2 +2 +2, लेकिन F-Cl- और Br-, नीचे जाने पे साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होता जा रहा है, पोलराइज होने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि फाई भी बढ़ता जा रहा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा होगा। तो कुल मिलाकर के फ्लोरीन के कंपाउंड क्या हो सकता है, आयनिक हो सकता है, बाकी दोनों कैसे होंगे, कोवेलेंट। तो यहां पे आंसर होना चाहिए CuF2 आयनिक होगा और ये दोनों कोवेलेंट। ठीक है, तो CuF2 वही फेजांस रूल में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो बाय द एंड समरी इज दिस, कॉपर फ्लोरीन को ज्यादा कम पोलराइज करेगा, ब्रोमीन को ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है ना। अच्छा, आप बोलेंगे सर इसमें आयोडीन को क्यों नहीं लिया, किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आयोडीन का क्या हुआ। तो भाई आयोडीन बता दें, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट। I- की रिड्यूसिंग नेचर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो है उनके बारे में बता दिया कि आयनिक है, बाकी दोनों कोवेलेंट है अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक CuSO4.5H2 है, कोवेलेंट, ठीक है ना, आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट, सारे बॉन्ड प्रेजेंट हैं इसमें साहब। और कॉपर एटम आयन है ना, बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद वाटर, कितने बनाता है, लाइक दैट पूछा है। तो ये क्वेश्चन भाई वही कर सकता है, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जानता हो। कॉपर एटम आयन जो भी है फॉर्म्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये Cu है, ये आपके चारों तरफ कौन है बेटा, H2O, ओके। और ये इस तरह से इसके साथ क्या कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं।
लाइक दिस, ओके। और ये आपका क्या है, H, क्लियर है। और यहां पे कौन है बेटा, सल्फेट, कौन है, सल्फेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं, आयनिक बॉन्ड भी हैं, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। खैर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ गया यार, 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि CuSO4 है, अमोनिया के साथ मिलता है, बताइए क्या करता है। तो ये हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये Cu है बेटा, ठीक है ना, और CuSO4, ठीक है। और एक्वस इससे अमोनिया, सॉरी अमोनिया से मतलब रिएक्ट करवा रहे हैं मान लो। तो ये बाय द एंड समरी इज दिस CuNH3 होल 4 बना रहा है। डिटेक्शन में यूज होता है अमोनिया के, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन में। और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम सिर्जर कॉम्प्लेक्स, क्लियर है भाई। और ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन इसमें कितनी है बेटा, +2 है। और याद करिए ये ट्रांसफियरेंस का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफियरेंस का एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये DsP2 का रिजल्ट है, नंबर 1। सिर्जर कॉम्प्लेक्स किसका रिजल्ट है, DsP2 का। और जरा ध्यान से देखिएगा, Cu+2 का मतलब हो गया 3D9 4s0, करेक्ट। तो D9 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां ना रह करके जब SFL आते हैं तो वो 3D से जंप करके 4p में चला जाता है। अब ये D खाली हो गया, एक S खाली हो गया, 2p खाली हो गए, आंसर हो गया DsP2। ये बात समझ में आ रही है, आई रिपीट, आंसर हो गया DsP2। और इस प्रोसेस को ही हम ट्रांसफियरेंस बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बना ये, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड है, ब्लू है। और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 नेचुरल है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे क्या होता है, कुछ दिग्गज जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि इसको कभी कभी बोल देते हैं कि ये sp3 होगा, या बोल देते हैं ये sp3 ना बोले तो sp2d बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये बात ध्यान रखना भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फाइनली DsP2 ही होगा, ठीक है ना। हाँ, DsP2 ही होगा। मतलब ऐसा मैंने देखा है कि कभी कभी इस तरह की चीजें बोल दी जाती हैं तो वो गलत है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ चलिए अब बात आती है, जस्ट सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कुछ स्पीशीज दी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड पूछा गया है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होगा। तो आइए देख लेते हैं भाई इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होगा, ठीक है। FeCl2 दिया है, ZnCl2 दिया है, HgCl2 दिया है, कैडमियम। देखो यार पीरियोडिक टेबल है हमारी, क्या है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखें तो आयरन यहाँ पे दिया है, जिंक, कैडमियम, मर्करी यहाँ पे दिया है। अब यहाँ से यहाँ जाने पे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते ही हैं। तो इस हिसाब से तो Fe कम कोवेलेंट कैरेक्टर वाला और ये वाले ज्यादा कोवेलेंट वाले होने चाहिए। अब इनमें कौन होगा, तो ZnCl2,
CdCl2 और HgCl2, अगर इनको हम कंपेयर करें तो भाई फेजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को फेजांस क्या कहते हैं रूल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देख लेना भाई फेजांस रूल क्या है, कैसे है। नीचे जा रहे हैं, आई रिपीट, क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्टिव। वैसे तो देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता ही बढ़ता है चाहे वो कहीं भी जाओ, ठीक है ना। हाँ ये बात मैंने पहले भी बोली थी, याद करो पीरियोडिक टेबल का जब लेक्चर दिया था तब भी बोली थी, अभी भी बोलता हूँ क्या कि जेड इफेक्टिव और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अलग अलग बातें हैं। हम लोग क्या कई बार क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं जेड इफेक्टिव और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का है कि जेड इफेक्टिव जब जब बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। अरे भाई आप ऐसे समझो, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि जेड इफेक्टिव को तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन साथ में नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, ओके। तो वो कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव को कर देते हैं, क्या कंपनसेट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो पाया, हमारे मुंह से खुद ही निकल जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो पाया। तो ये किस में देखने को मिलता है भाई, एस ब्लॉक में। लेकिन अब होता क्या है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो डी में आ रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे चले जाओ तो एफ में भी आना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो डी में आ रहे हैं, एफ में आ रहे हैं, उनका सिग्मा कैसा होता है, पुअर होता है। सिग्मा पुअर होता है तो जेड इफेक्टिव को अपना इफेक्ट दिखाने का पूरा मौका मिल जाता है। तो जेड इफेक्टिव अपना हाईली डोमिनेंट हो जाता है, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां से यहां आने पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ओवरऑल साइज उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल क्या होता है, फाई इंक्रीज हो जाता है, फाई इंक्रीज हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो HgCl2 जो होता है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर के बैठा हुआ है, ZnCl2 सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर के बैठा है। मैं आपको इसका एविडेंस दे दूं, HgCl2 और ZnCl2 को अगर पानी में डुबोगे तो केवल ये 2% डिजोल्व होगा, और ये 100% तक डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी रखता है। बात समझ में आ गई, हाँ। तो 2% तक ही डिजोल्व होगा। तो HgCl2 में क्या कहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है बेटा, पानी में इतना डिजोल्व नहीं हो पाता है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर। ये एक तरह का क्या है बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा CuSO4 ठीक है और CaO क्विक लाइम इसका कॉम्बिनेशन होता है, और फंगीसाइड के फॉर्म में इसका क्या होता है बेटा, यूज होता है। ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CuSO4 एंड CaO। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, असर्शन रीजन में आया है KMnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। रीजन बता रहा है कि इन MnO4 माइनस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो जल्दी से सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं क्लियर कर दूं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी होगा। क्यों होगा भाई इसका सही आंसर बी क्यों होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। KMnO4 जो होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि KMnO4 क्या होता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखाई देता है, ये स्टेटमेंट सही है। MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रख करके बैठा है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बात भी सही है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन जो दिया रहा है यहां पे वो उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन वो उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके।
तो बाय द एंड समरी इज दिस, दैट्स वाई मैंने इसका आंसर क्या बोला है, सेकंड बोला है। मैंने इसका आंसर क्या बोला है बेटा, सेकंड बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है K2CrO4 हैज येलो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। हाँ बिल्कुल सही बात है। और CrO4 माइनस टेट्राहेड्रल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये टेट्राहेड्रल होता है और D3S सिस्टम होता है, यानी कि इसे D3S हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वो चार्ज ट्रांसफर है और ये टेट्राहेड्रल है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ये इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। ये देख लीजिए, जब पढ़ा रहा था डी ब्लॉक तब मैंने बताया था कि वेनेडियम की मैक्सिमम होती है और उसी ट्रांजिशन सीरीज में जिंक की मिनिमम होती है। मेमोरी बेस रिजल्ट है, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, जिंक होगा। इसका आंसर क्या होगा, जिंक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपने सोच लिया होगा फाइनली इसका आंसर। तो आइए डिस्कस करते हैं। Among the following identify the species with an atom in +6 oxidation, ठीक है ना। सबको पता है यार मैग्नीज +7 होता है, सबको पता है। CrCN6, ठीक है ना, अंदर -6 होते हुए भी बाहर -3 है, इसका मतलब क्रोमियम पे +3 है। यहां पे भी देख लीजिए, अंदर -6 होते हुए बाहर क्या है, -2 आ रहा है, यानी कि अंदर क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। ओके, ठीक है। और CrO2Cl2 को ले लीजिए, ये भी +6 आ रहा है। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो भाई क्वेश्चन आंसर क्या होगा, फोर्थ। ओके, आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ इसका फाइनल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो आइए जरा देख लीजिए, यहां पे ये +4 है और ये +3 है, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैग्नीज मैक्सिमम +7 शो करता है, आयरन मैक्सिमम +6 शो करता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे ये FeCN6, यानी कि यहां पे क्या है भैया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ये गड़बड़ किया हुआ है, या तो 3 होना चाहिए था या 4 होना चाहिए था। चलिए तो मान लो 3 मान लो, तो ये +3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी +3 है, ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट आगे की सोच सकता है भाई, आगे जा सकता है। ये +2 है, ये भी नहीं होगा। ये 0 है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ये +7 और ये +6। इन दोनों केसेस में मैग्नीज और क्रोमियम अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनकी है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ओह चलो, बधाई हो भाई, फाइनली सारे क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। चलिए, सो होपफुली आपका एक बढ़िया से एक अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को लगाइए, बीच बीच में जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं उन पे भी फोकस करिएगा, ठीक है। और आगे भी मिलते रहेंगे बेटा, मुलाकात होती रहेगी। कोई भी डाउट्स आए पूछिए, आराम से डिस्कस करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एडवांस की प्रिपरेशन करिए। चलते चलते एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता रहा हूं, वो सिंपल सा है, क्या कि भाई अगर इनऑर्गेनिक पे कमांड चाहते हो तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन, देन सॉल्ट, देन मेटलर्जी, देन ब्लॉक केमिस्ट्री। इनको फॉलो करो, इस सीक्वेंस को फॉलो करो, और लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।